सेक्शन 65B इंडियन एविडेंस एक्ट। जब से मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि का जमाना आया है तो बहुत सा अपराध इन प्लेटफॉर्म्स पर होने लगा है। साधारण लोगों को झांसा देना इस सोशल मीडिया पर आम हो गया है। इसके आधार पर झूठे आरोप भी लग रहे हैं। कहा जाता है मुझे तो आरोपी युवक ने व्हाट्सएप मैसेज भेजा था, मुझे वह युवक फेसबुक पर मिला था। कई बार इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भेजे गए फोटोज आदि बहुत बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। पति, पत्नी, मित्र, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, माता, पिता, भाई, बिजनेस, वकालत, अभिनय, व्यापार, सब जगह मोबाइल फोन और उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स आजकल चलन में है। यह सब कुछ कानूनी भाषा में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहलाता है। आजकल मुकदमों में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को एविडेंस के रूप में लगाया जाता है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कहते हैं। इसके लिए दो कानून हैं। पहला कानून है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और दूसरा कानून है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। इंडियन एविडेंस मूल रूप से यह बताता है कि किस बात को कोर्ट में साबित करने के लिए क्या सबूत लगाया जाए, कैसे लगाया जाए, किसके द्वारा लगाया जाए और किस स्टेज पर लगाया जाए। सवाल यह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कोर्ट में कैसे लगाया जाए ताकि वह पढ़ा जा सके, कोर्ट उसके ऊपर रिलाई कर सके। इसे कोर्ट रिकॉर्ड पर लेने के लिए हमें कम से कम 4 सेक्शंस को समझना होगा और ये सेक्शंस हैं सेक्शन 64, सेक्शन 65, सेक्शन 65A, सेक्शन 65B। ये सभी सेक्शंस इंडियन एविडेंस एक्ट के हैं। सेक्शन 64, मुकदमे में हर सबूत ओरिजिनल फॉर्म में पेश किया जाएगा, यही इस सेक्शन का कहना है। जैसे आपके पास कोई रसीद है, मालगुजारी की फर्द है, सेल डीड है, सर्टिफिकेट है, जीपीए है, एसपी है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, उसकी ओरिजिनल डीड होनी चाहिए। फोटोस्टेट आदि से काम नहीं चलेगा। अब देखते हैं सेक्शन 65 को। कुछ मामलों में कानून ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बिना भी काम चलाया जा सकता है, ऐसा कहा है। जैसे जिसके खिलाफ आपको डॉक्यूमेंट लगाया जाना है, यदि ओरिजिनल उसी के कब्जे में हो तब हम उसके फोटोस्टेट कॉपी से भी काम चला सकते हैं। कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। जब आपके पास मूल कागज की, ओरिजिनल कागज की केवल सर्टिफाइड कॉपी हो तो भी चल जाएगा। यदि किसी ओरिजिनल को कोर्ट में लाया जाना बहुत मुश्किल हो तब भी हम उसकी सर्टिफाइड कॉपी को कोर्ट में अलाउ कर सकते हैं। यदि ओरिजिनल में कोई रूल या सर्कुलर आदि लिखा है जिस कंटेंट को लेकर कोई विवाद ना हो तो भी वहां ओरिजिनल की बजाय उसकी कॉपी से काम चलाया जा सकता है। सेक्शन 65A, इसमें कहा गया है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कोर्ट रिकॉर्ड पर तभी साबित किया जाएगा यदि वह सेक्शन 65B के मुताबिक कोर्ट में लगाया जाता है। अब आता है हमारा मूल मुद्दा, सेक्शन 65B। सेक्शन 65B बहुत उलझ पुलझ वाला सेक्शन है। आज तक जुडिशरी भी इस पर एक मत नहीं हो पाई है। वकीलों और आरोपियों की तो बात ही क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले इसको 2005 में इसकी एक व्याख्या दी थी और फिर लगभग 10 साल तक वह व्याख्या ही चलती रही जो नवजोत संधू के केस में दी थी। बाद में यह कहा गया कि नहीं, जो वह व्याख्या 2005 में दी गई थी वह मूलतः गलत है और 2014 के एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसे दोबारा परिभाषित किया। मैंने यहां इस वीडियो में हिंदी में बहुत सरल भाषा में ये सब चीजें आपके सामने रखी हैं। यह किताब में लिखी अंग्रेजी की कोई शब्दशः ट्रांसलेशन नहीं है, ऐसी सामान्य बोलचाल की भाषा है कि आप इस सेक्शन का मर्म जान जाएं और फिर अपने केस में ढूंढें कि सेक्शन 65B की रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया गया है या नहीं, और यदि पूरा नहीं किया गया है तो प्रोसिक्यूशन का पूरा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बेकार हो जाता है, उसे आरोपी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। आइए हम इसे देखते हैं कि यह कैसे होता है। सेक्शन 65B एविडेंस एक्ट के भाग 1 में बताया गया है कि कंप्यूटर माने कोई भी मोबाइल, प्रिंटिंग मशीन, ऐसा कुछ जिसमें भी ऑप्टिकल या मैग्नेटिक मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है और जानकारी को रिकॉर्ड किया जाता है, स्टोर किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। इसमें बताया गया है कि कंप्यूटर आदि की ऑप्टिकल या मैग्नेटिक मीडिया में स्टोर्ड, रिकॉर्डेड, कॉपीड, प्रिंटेड जानकारी को भी डॉक्यूमेंट माना जाएगा तथा बिना किसी अन्य सहायक सबूत के एडमिसिबल किया जाएगा, बशर्ते कि वह स्टोर्ड, रिकॉर्डेड, कॉपीड और प्रिंटेड जानकारी इन 4 शर्तों को पूरा करती हो। 4 शर्तें कौन सी हैं जो इसके सबसेक्शन 2 में दी गई हैं।
सब सेक्शन 2 में इन 4 शर्तों को दिया गया है। नंबर 1, कंप्यूटर अपने मालिक के कब्जे में हो और उसे नियमित रूप से इस्तेमाल किया जा रहा हो। आप किसी दूसरे के कंप्यूटर के द्वारा कोई इंफॉर्मेशन जनरेट करके उसे कोर्ट में सेक्शन 65B के तहत नहीं लगा सकते हैं। चोरी के कंप्यूटर पर नहीं लगा सकते हैं। और जब मैं कहता हूं कंप्यूटर तो उसमें सभी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें और हमारे मोबाइल्स भी आ जाते हैं, लैपटॉप्स भी आ जाते हैं, टैब्स भी आ जाते हैं। इसका पार्ट बी है। पार्ट बी में लिखा है वांछित जानकारियों को उसमें नियमित रूप से व सामान्य रूप से फीड किया जाता हो। सी में लिखा है कंप्यूटर सही रूप से काम कर रहा हो, जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉपरली। और इसका डी पार्ट है, चौथा भाग है, वह कंप्यूटर सामान्य रूप से अपना आउटपुट दे रहा हो। तो यदि ये 4 शर्तें पूरी होती हैं तो उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। सेक्शन 65B के भाग 3 में लिखा है कि सेक्शन 2A के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि बहुत सारे कंप्यूटर्स मिलकर एक साथ काम करते हो तो उन सबको एक ही कंप्यूटर माना जाएगा। इसे समझते हैं। ऑफिस में कई सारे कंप्यूटर्स लैन के अंदर लगाकर काम किया जाता है। गूगल में जब आप चले जाएं तो हजारों कंप्यूटर्स एक साथ काम कर रहे हैं। और जब आप इंटरनेट से किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ या किसी नेटवर्क के साथ जुड़ जाते हैं थ्रू इंटरनेट, तो आपका भी कंप्यूटर उस ही कंप्यूटर नेटवर्क का एक हिस्सा बन जाता है। मेरा अपना मत है कि यह जो पार्ट 3 है यह एक बहुत व्यवधान पैदा करने वाला है और यह किसी ऐसे व्यक्ति ने बनाया है जिसे कंप्यूटर की वर्किंग का ज्ञान नहीं था। यदि कभी सुप्रीम कोर्ट के सामने इस बाबत कोई प्रश्न आया तो वो इसे तब ठीक करेंगे, लेकिन यह अभी इसी रूप में चल रहा है जो मुझे कम से कम मेरे मतानुसार यह असंतोषजनक लगता है। चौथी बात जो इस सेक्शन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, वहां लिखा है जहां कहीं भी ऐसे डॉक्यूमेंट की बाबत एविडेंस स्टेटमेंट दी जानी हो तो एक सर्टिफिकेट, यदि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बाबत कहीं कोई एविडेंस दिया जाना हो, स्टेटमेंट दी जानी हो, तो उसकी बाबत एक सर्टिफिकेट उसमें जरूरी होगा। और उस सर्टिफिकेट में क्या क्या लिखा होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की पहचान बताई गई हो, उस डिवाइस की पहचान बताई गई हो जिसमें यह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मौजूद है, या सब सेक्शन 2 की बाबत कोई इसमें मसला दिया गया हो। अभी हमने क्या देखा, जैसे हम उसे किसी प्रिंटिंग मशीन से निकालते हैं तो हम बताएंगे वह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एक प्रिंटिंग मशीन से निकाला गया है जो फला फला कंपनी ने बनाई है, उसकी पहचान हो जाएगी और यह रिकॉर्ड वहां इस रूप में मौजूद है, या तो इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी के रूप में होगा या एक प्रिंटिंग प्रोसेस के रूप में होगा। साथ साथ इस सर्टिफिकेट के ऊपर कंप्यूटर स्वामी के हस्ताक्षर होने चाहिए और उसमें यह लिखा होना चाहिए कि यह डिवाइस जिसमें वह जानकारी लिखी हुई है उसकी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही काम कर रहा है। और इतना सब अगर हो जाए तो वह एविडेंस दिए जाने के लिए पर्याप्त होगा। यह सर्टिफिकेट सेक्शन 65B इंडियन एविडेंस एक्ट के लिए एक बहुत अनिवार्य शर्त है। यदि यह सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किसी कोर्ट के अंदर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, कोर्ट उसके ऊपर रिलाई नहीं करेगा। इस बात को सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी दिल्ली वर्सेस नवजोत संधू 2005 के एक केस में परिभाषित किया था और यह कहा था कि यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कभी सेक्शन 65B एविडेंस एक्ट के तहत प्रूव ना हो पाया हो, साबित ना हो पाया हो, तो भी वह सेक्शन 65 एविडेंस एक्ट के तहत सेकेंडरी एविडेंस द्वारा प्रूव किया जा सकता है। ऊपर हमने देखा था ना अभी कि सेक्शन 65 में हम सेकेंडरी एविडेंस के लिए कोर्ट की परमिशन लेते हैं जब हमारे पास मूल या ओरिजिनल कॉपी नहीं होती। और यहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा नवजोत संधू के केस में कि यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हम अपने ओरिजिनल फॉर्म में कोर्ट के सामने प्रूव नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसे सेकेंडरी एविडेंस के द्वारा भी प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि हम किसी व्हाट्सएप मैसेज को उसके किसी फोटो प्रिंट के द्वारा भी कोर्ट में साबित कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 65B को लेकर कई साल तक बहस चलती रही और अंततोगत्वा 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अनवर पीवी वर्सेस पी के बशीर एक केस डिसाइड किया था
उस केस के अंदर कहा सेक्शन 65B एक स्पेशल प्रोविजन है तथा वह जनरल प्रोविजन के ऊपर ज्यादा प्रभावकारी है, जैसे सेक्शन 65 एक जनरल प्रोविजन है और सेक्शन 65B एक स्पेशल प्रोविजन है। इसलिए सेक्शन 65B सेक्शन 65 को वर्जित कर देता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड केवल सेक्शन 65B इंडियन एविडेंस के तहत ही प्रूव किया जा सकेगा। इसी बात को फॉलो करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल्कुल नए केस सोनू एलिस अमर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में 2017 में इसी बात को दोबारा कहा। उन्होंने अनवर पीवी वाले केस को फॉलो किया है, उसके ऊपर रिलाई किया है। उन्होंने कहा है कि स्पेशल लॉ विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर द जनरल लॉ। सेक्शन 65 एक जनरल लॉ है और सेक्शन 65B एक स्पेशल लॉ है। इसलिए सेक्शन 65B सेक्शन 65 को ओवरराइड करेगा और जहां भी दोनों में क्लैश होगा वहां पर सेक्शन 65B प्रिवेल करेगा। हमने एक वीडियो ऑलरेडी शेड्यूल कर दी है, वह कल या परसों में आपके सामने आने की उम्मीद है। उसमें दिल्ली साकेत कोर्ट में 498A, 376, 377 IPC के प्रोसिक्यूशन में हमने प्रोसिक्यूट्रिक्स का पूरा व्हाट्सएप डेटा, जिसमें व्हाट्सएप मैसेजेस थे, व्हाट्सएप कॉल्स थी, व्हाट्सएप पिक्स वगैरह थे, हमने इसलिए इनएडमिसिबल इन लॉ करवा लिए थे क्योंकि उसने सेक्शन 65B इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत कोई मुनासिब सर्टिफिकेट नहीं लगाया था। झूठे आरोप यानी कि फॉल्स एलिगेशन के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी है। कानून के इस दुरुपयोग के खिलाफ हम दृढ़ता से आपके साथ, आपके पक्ष में खड़े हैं। यदि आपको भी ऐसी ही या कोई और कानूनी समस्या है तो हमें बताएं, हम आपकी सहायता के लिए प्रणबद्ध हैं। भारत के लगभग सभी क्षेत्रों से हमारे पास ब्रीफ आते हैं, केसेस आते हैं, उनमें सहायता के लिए पुकार होती है, परामर्श की मांग होती है और भी अनेक प्रकार से सहायता हमसे मांगी जाती है। आपकी सहायता अलग तरह की हो सकती है, वह हमें बताएं। अपनी सहायता पाने के लिए हमें सामने स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर, ईमेल आदि से हमें संपर्क किया जा सकता है। यही जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। आप इस पर जाकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां पा सकते हैं जो आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। हम ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस आपके लिए लाते रहे हैं और आगे भी लाते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम आगे भी आपसे अगली वीडियोस में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।